हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि मानव का पर्यावरण से संबंध हमेशा ही रहा है और मानव और पर्यावरण का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर विद्वानों ने कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की थीं। कुछ विद्वानों ने कहा कि मानव को और मानव के कार्यों को प्राकृतिक पर्यावरण कंट्रोल करता है, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण को मानव अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। अब ऐसे ही मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी प्रभाव को लेकर विद्वानों ने कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की थीं। उन्हीं विचारधाराओं में से 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं: डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। इन तीनों विचारधाराओं में से निश्चयवाद की विचारधारा को पिछले लेक्चर में हमने पढ़कर कंप्लीट किया, जिसमें बताया गया था कि मानव और मानव के कार्यों को प्राकृतिक पर्यावरण कंट्रोल करता है। लेकिन निश्चयवाद की विचारधारा तब फीकी पड़ने लगी जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत के वर्षों में वैज्ञानिक बदलाव दिखने लगे। मानव के चुनाव की स्वतंत्रता का दायरा भी बढ़ चुका था। मानव अपनी सूझबूझ से प्राकृतिक घटनाओं का सामना करके परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता था। तो ऐसे में निश्चयवाद की विचारधारा पर विद्वानों ने आपत्ति जताई और कहा कि मानव और मानव की क्षमताओं को प्राकृतिक शक्तियां कंट्रोल नहीं कर सकती, केवल प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला गया कि मानव के लिए प्राकृतिक पर्यावरण कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इन्हीं संभावनाओं से ही नई विचारधारा का जन्म हुआ। वो थी संभववाद की विचारधारा, यानी पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो आइए संभववाद की विचारधारा को हम डिटेल में समझते हैं। एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे ल्यूशियन फेब्रे महोदय। इन्होंने संभववाद शब्द सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इनके कंट्रीब्यूशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ल्यूशियन फेब्रे महोदय ने यह भी बताया कि प्रकृति जो भी संभावनाएं मानव के लिए प्रस्तुत करती है, मानव उन संभावनाओं को अपनी बुद्धि से परखकर अपनी सूझबूझ से हल निकाल ही लेता है। लेकिन फेब्रे महोदय के संभववाद शब्द देने से 2 दशक पहले ही फ्रांस में ब्लाश महोदय इस विचारधारा का विकास शुरू कर चुके थे। इसलिए संभववाद के अग्रणी भूगोलवेत्ता ब्लाश महोदय ही रहे हैं। उसके बाद फ्रांस और अमेरिका के ज्योग्राफर्स ने इनका ही अनुकरण किया, विडाल डीला ब्लाश महोदय का ही अनुकरण किया। ब्लाश महोदय ने बताया कि प्रकृति की घटनाओं को मानने के लिए मानव बाध्य नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन करके सिचुएशन में चेंजेस लाने की कैपेसिटी रखता है। इस तरह से संभववाद की विचारधारा में प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानव के चुनाव को प्रमुखता दी गई कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण का अपनी सूझबूझ से सामना करके परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ों पर खेती के लिए उपयुक्त भूमि नहीं होती है, फिर भी मानव ने अपनी सूझबूझ से सीढ़ीदार खेती बना लिया। जिन क्षेत्रों में ऊंचा तापमान रहता है, वहां मानव अपनी सुविधा के लिए एसी और रेफ्रिजरेटर रखता है। ठंडी जलवायु में हीटर से मकान को गर्म रखता है। कम वर्षा के क्षेत्र में नहर और कुएं से सिंचाई करता है और कम उपजाऊ मिट्टी को फर्टिलाइज कर लेता है। इसी तरह से प्रकृति ने मानव के सामने कुछ कठिनाइयां सामने रखी, लेकिन मानव ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से हमेशा सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की और सफल। तो इस तरह से संभववाद की विचारधारा में प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानव की सूझबूझ को जगह दी गई, महत्व दिया गया। और ब्लाश महोदय के बाद ब्रुंश महोदय ने संभववाद की विचारधारा को सुदृढ़ बनाया। लेकिन ब्लाश और ब्रुंश दोनों विद्वानों ने संभववादी विचारधारा का कट्टरवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। इनके बाद ईसा बोमेन ने भी संभववादी विचार प्रस्तुत किए। ईसा बोमेन ने कहा कि मानव पर्यावरण से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि केवल प्रभावित होता है। मानव की क्षमता को बताते हुए इन्होंने लिखा है कि मानव दक्षिणी ध्रुव पर भी सभी सुविधाओं वाला नगर स्थापित कर सकता है, पनामा जैसी नहर बना सकता है, सहारा मरुस्थल में भी आर्टिफिशियल माउंटेन बनाकर वर्षा के लिए परिस्थितियां बना सकता है। तो इस तरह से ईसा बोमेन महोदय ने मानव की क्षमता को बताया। और इनके अलावा कार्ल सावर, डिमांजिया और हेटनर महोदय भी संभववादी विचारधारा के समर्थक रहे। लेकिन निश्चयवाद की विचारधारा की तरह संभववाद की विचारधारा की भी आलोचना होने लगी।
आलोचकों ने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण बहुत ही सीमित संभावनाएं प्रस्तुत करता है मानव के लिए। ऐसे में पर्यावरण की शर्त मानने के अलावा ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होता। मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। और संभववादी विचारकों ने क्या कहा था? ये कहा था कि मानव विजय प्राप्त कर सकता है प्रकृति पर। इस तरह से संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से विरोध करके मानव को अधिक महत्व दिया। इसीलिए संभववाद की कई बार आलोचना हुई। लेकिन संभववादी विचारकों ने भी ये बात स्वीकार की थी कि प्रकृति और मानव के संबंध सामंजस्य पर आधारित हैं और प्रकृति और मानव के बीच इस सामंजस्य को भी एक नई विचारधारा में प्रस्तुत किया गया था। वो विचारधारा है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा। इसे इंग्लिश में नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो संभववाद की विचारधारा के बाद जो नव निश्चयवाद की विचारधारा आई उसे मैं आज ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा अच्छे से आसानी से क्लियर हो सके। तो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।